ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनिका का बर्ताव देखकर कमरे में मौजूद सभी लोग हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। अनिका के चेहरे पर ना तो कोई घबराहट थी और ना ही उसे अपने किए पर कोई पछतावा हो रहा था। अनिका काफी कॉन्फिडेंटली इन्वेस्टिगेशन ऑफिसरों के सामने खड़ी थी। अनिका का एटीट्यूड देखकर डिसिल्वा ने अनिका और इंस्पेक्टर अब्बास की ओर इशारा करते हुए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसरों से कहा, देखा आप लोगों ने, देखा यह लोग किस तरह से काम करते हैं। ना तो किसी की बात मानते हैं और ना ही अपने सीनियर का हुक्म मानते हैं। ये दोनों किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। स्पेशल डिपार्टमेंट में भी अपनी ही मनमानी करते हैं। आज अपनी आंखों के सामने देख लिया। आपके मना करने के बावजूद इन लोगों ने जबरदस्ती हमारे तारक सर को इतना खतरनाक ड्रग इंजेक्ट किया था। जरा देखिए इनके शरीर की ओर। उनकी उम्र और उनके कमजोर शरीर को देखकर आपको लगता है कि अब वह बच पाएंगे? डिसिल्वा की बात सुनकर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बिस्तर पर पड़े तारक की ओर देखा। उन्हें इस वक्त अपनी नाकामयाबी पर काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आंखों के सामने किसी ने ऑफिसर तारक का खून कर दिया था और वह चुपचाप खड़े देखते रहे। उन्होंने अपने साथ आए फॉरेंसिक डॉक्टर की ओर देखकर पूछा, क्या तारक सर की बॉडी में जो ड्रग इंजेक्ट किया गया है उसे किसी भी तरह से हम उनके शरीर में फैलने से रोक सकते हैं? उस फॉरेंसिक डॉक्टर ने उनसे कहा, नहीं सर, यह नामुमकिन है। अब तक तो वह ड्रग उनके ब्लड वेसल के जरिए उनके शरीर के खून के साथ मिल चुका होगा। यह बात सुनकर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने अपना सर झुका लिया। फिर अचानक उन्हें कोई बात याद आई। उन्होंने अनिका की ओर देखकर पूछा, मुझे एक बात बताइए, यह ड्रग तो काफ़ी रेयर है, यह आपको मिला कैसे? क्या आपने खुद लेबोरेटरी में बनाया है? अनिका ने पहले ही उनसे कहा था कि वह उन्हें उसकी इन्वेस्टिगेशन में पूरी मदद करेगी, इसलिए इस बात का सही जवाब देते हुए अनिका ने कहा, दरअसल जिन मुजरिमों को हमने पकड़ा था उनके शरीर से जो ब्लड सैंपल मिला था उसी के जरिए मैंने एक छोटी सी मात्रा में यह ड्रग उनके खून से इंट्रैक्ट किया था। अनिका की बात सुनते ही उस ऑफिसर ने अनिका से कहा, इसका मतलब तो यह हुआ कि हमें जो सबूत के तौर पर इतने खतरनाक ड्रग के सैंपल मिले थे जिसकी हिफाजत करना स्पेशल डिपार्टमेंट का फर्ज था, तुम लोगों ने उसी ड्रग को अपने ही डिपार्टमेंट से चुरा लिया और यहाँ आकर इतना खतरनाक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। इसके बाद उस ऑफिसर ने अब्बास की ओर देखकर कहा, मैंने बहुत सुना था आपके बारे में, डिपार्टमेंट में आपकी काफ़ी तारीफ होती रहती है। कई बार मैंने सोचा कि आपको पर्सनली आकर मिलूं, आपके काम करने के तरीके के बारे में जानूं, मगर मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके काम करने का तरीका किसी स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर को सूट नहीं करता। आप न सिर्फ कानून को अपने हाथ में लेते हैं बल्कि अपने दिल में कानून की कोई खास रिस्पेक्ट भी मुझे नज़र नहीं आती। अब्बास के पास उस ऑफिसर की इन बातों का कोई जवाब नहीं था, मगर अब्बास यह जानते थे कि उन्होंने जो कुछ भी किया था वह इंसानियत के नाते सही था। वह बस अपना सीना चौड़ा करके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की आंखों में आंखें डालकर देखते रहे। कुछ देर तक अपने साथी ऑफिसर के साथ डिस्कशन करने के बाद उनके चीफ ने अब्बास से कहा, मुझे इसी वक्त आपको मिस अनिका को और मेहुल को इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने साथ ले जाना होगा। आप तीनों के लिए अच्छा यही होगा कि आप लोग हमारे साथ कॉर्पोरेट करिए, वरना हमें और भी सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने बड़े ही साफ और कड़क शब्दों में अब्बास से यह कह दिया था कि अब अगर उन्होंने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो वह सीधा तीनों को अरेस्ट करके जेल की सलाखों के पीछे डाल देंगे। अनिका ने बिस्तर पर पड़े तारक की ओर एक बार देखा और फिर ऑफिसर से कहा, ठीक है चलिए। अब्बास अनिका के पीछे पीछे कमरे से बाहर आ जाने लगे, मगर तभी मेहुल ने अपने पापा की ओर देखकर कहा, मेरे पापा इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहे हैं, मेरा उनके साथ रहना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ मुझे यहाँ से मत ले जाइए, मैं आप लोगों के साथ पूरी तरह से कॉर्पोरेट करने के लिए तैयार हूँ, बस एक बार मेरे पापा को होश आ जाए। मेहुल की बात सुनकर ऑफिसर एक गहरी सोच में पड़ गए।
मेहुल की बात सुनने के बाद इंस्पेक्टर अब्बास ने ऑफिसर से कहा, मेहुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे ख्याल से बड़े साहब के साथ एक वक्त किसी का रहना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को जो भी पूछताछ करनी है वह मुझसे और अनिका से कर सकते हैं, मगर इस वक्त मेरी यह रिक्वेस्ट है कि आप मेहुल को यहीं रहने दें। कमरे में मौजूद सभी लोग तारक को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने सर्विस करते वक्त अपने फर्ज के लिए कई बार अपने शरीर पर दुश्मनों की गोलियां झेली थी। उनकी बहादुरी और ईमानदारी के किस्से पूरे डिपार्टमेंट में सुने थे। पूरे डिपार्टमेंट को इस वक्त उनकी हालत को देखकर काफ़ी चिंता थी। अपने साथी ऑफिसरों के साथ सलाह मशवरा करने के बाद चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने मेहुल से कहा, ठीक है, आप यहाँ रह सकते हैं। आप बिना इजाज़त हॉस्पिटल छोड़कर कहीं नहीं जा सकते और ज़रूरत पड़ने पर आपको हमारी हेड ऑफिस हाजिर होना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के मुंह से यह बात सुनते ही मेहुल के चेहरे पे मुस्कान आ गई। अपने आंखों से बहते आंसू को पोंछते हुए मेहुल ने ऑफिसर से कहा, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद मेहुल अब्बास की ओर देखने लगे। अब तक डिसिल्वा ने अब्बास के खिलाफ जो बातें कही थी वह कहीं न कहीं मेहुल को गलत लगने लगी थी। डिसिल्वा ने उसको अब्बास के खिलाफ काफ़ी भड़काया था, यहाँ तक कि मेहुल की नज़रों में अब्बास को कैलाश का साथी तक बता दिया था। मगर इस वक्त अब्बास की नीयत देखते हुए मेहुल के मन में एक बात साफ हो गई थी कि अब्बास तारक को सचमुच काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे और उनकी जान बचाने के लिए वह खुद अपने ही डिपार्टमेंट के सामने खड़े हो गए थे। मेहुल को वहीं रुकने की परमिशन देने के बाद इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर अब्बास और अनिका को लेकर बाहर की ओर जाने लगी। तभी एक तेज आवाज़ सभी के कानों पर पड़ी। रोहित मारवा ने चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से पूछा, क्या वहाँ इंटेरोगेशन रूम में अपना खुद का बिस्तर ले जाना अलाउड है? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसरों के लिए रोहित का यह प्रश्न काफ़ी अजीब था, मगर अभी अनिका और अब्बास को हिरासत में नहीं लिया गया था, इसलिए इसे गैर कानूनी भी नहीं कहा जा सकता था। चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने रोहित की ओर देखकर सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया और अब्बास और अनिका को अपने साथ ले गए। अनिका और अब्बास इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के साथ उनकी जीप में बैठकर स्पेशल डिपार्टमेंट की ओर चले गए। तभी रोहित ने अपने फ़ोन से अपने आदमियों को कॉल करके कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और अपनी कार में बैठकर अनिका की जीप का पीछा करने लगा। इससे पहले कि यह पूरा काफिला स्पेशल डिपार्टमेंट की हेड ऑफिस पहुंचता, रोहित के आदमी पहले से वहां पहुंच चुके थे। उसके हाथों में चद्दर, तकिए, गद्दे से लेकर पानी की बोतल, कॉफ़ी का मग, सब कुछ तैयार था। यह सारा इंतजाम देखकर अब्बास मन ही मन सोचने लगे कि जो कुछ महीनों पहले उसके साथ हुआ था वही सब कुछ फिर से इस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसरों के साथ होने वाला था। रोहित धीरे धीरे इंटेरोगेशन रूम को एक होटल में तब्दील कर देगा। जब चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने रोहित के आदमियों को देखा तो वह हैरान हो गए, मगर इससे पहले कि वह आदमियों से कुछ पूछताछ कर सकते, रोहित ऑफिसर के पास आकर कहने लगा, सर, यह लोग मेरे आदमी हैं, घबराने की कोई बात नहीं। आपकी इन्वेस्टिगेशन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वह क्या है ना, आजकल माहौल ऐसा है कि बीमारियां किसी रूप में किसी वायरस के जरिए शरीर में दाखिल हो जाए, कह नहीं सकते, इसलिए जरा सा हाइजीन का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। आखिर मेरी होने वाली पत्नी के लिए मुझे इतना तो करना ही पड़ेगा। ऑफिसर रोहित की इन बातों के सामने कोई आर्गुमेंट नहीं कर सकते थे, बस उन्होंने हाँ में अपना सर हिला दिया। ऑफिसर की परमिशन मिलते ही रोहित अपने आदमियों के साथ स्पेशल डिपार्टमेंट के सबसे बड़े इंटेरोगेशन रूम के अंदर दाखिल हुआ। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में रोहित ने अनिका के आराम की सारी चीज़ें कमरे में सजा दी थी। अनिका के लिए कमरे के बीचों बीच एक शानदार बिस्तर और उसके ऊपर काफ़ी आरामदायक गद्दा बिछाया गया था। जैसे ही कुछ लेडी ऑफिसर अनिका को लेकर इंटेरोगेशन रूम में आई, अनिका इंटेरोगेशन रूम का बदला हुआ रूप देखकर चौंक गई, मगर अनिका की आंखों में नींद इतनी ज़्यादा थी कि इस वक्त वो रोहित के साथ किसी भी तरह की बहस नहीं करना चाहती थी। वह सीधे बिस्तर पर जाकर लेट गई। अनिका की आंखें काफ़ी भारी हो चुकी थीं। रोहित ठीक अनिका के सामने बैठ गया। तभी एक इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर ने अंदर आकर रोहित से कहा, सॉरी सर, आप यहाँ नहीं बैठ सकते। अगर आपको मैडम का इंतज़ार करना है तो आपको कमरे से बाहर जाना होगा।
आप लॉबी में बैठकर उनका वेट कर सकते हैं। यह कहने के बाद उस ऑफिसर ने अनिका की ओर देखकर कहा, मैडम, मुझे आपसे कुछ सवाल करने हैं। उम्मीद है आप सारे सवालों का सही सही जवाब देंगे। अनिका की आंखें पूरी तरह से बंद थी। लगभग बेहोशी की हालत में अनिका ने जवाब देते हुए कहा, मैं कुछ देर तक आराम करना चाहती हूँ। क्या उसके बाद आप मुझसे सवाल जवाब नहीं कर सकते? तभी रोहित ने अपनी जगह से खड़े होते हुए उस ऑफिसर से कहा, देखिए, दरअसल वह पिछले 3 दिन से सोई नहीं है। कुछ देर आराम कर लेंगे तो आपके सवालों का सही सही जवाब भी दे पाएंगे। अनिका भी स्पेशल डिपार्टमेंट की एक ऑफिसर थी और एक ऑफिसर होने के नाते अपने साथी ऑफिसर को इतनी छूट देना उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को गलत नहीं लग रहा था। उस ऑफिसर ने हाँ में अपना सर हिलाया और रोहित के साथ कमरे से बाहर निकल गया। उस ऑफिसर ने सोचा कि अनिका शायद आधा घंटा आराम करने के बाद उसके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हो जाएगी, मगर जब वह आधे घंटे बाद वापस लौटा तो रोहित अनिका के इन्वेस्टिगेटिंग रूम के बाहर एक चेयर पर बैठा नजर आया। उस ऑफिसर के आते ही रोहित अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसने चुप रहने का इशारा किया। उसने दबी हुई आवाज में कहा, देखिए, अगर यहाँ पर ज़्यादा आवाज़ हुई तो हो सकता है कि अनिका जाग जाए, और अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है उसकी तबीयत बिगड़ जाए। वह क्या है ना, कम से कम 60 घंटे हो गए हैं अनिका ने अपनी नींद पूरी नहीं की। मुझे लगता है आपको अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए कुछ और देर इंतजार करना होगा। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपने दोनों हाथ हवा में उछालकर अपनी नाराजगी दिखाते हुए वहां से वापस चला गया। देखते ही देखते 5 घंटे बीत गए, मगर रोहित ना ही किसी को अंदर जाने दे रहा था और ना ही लॉबी में खड़े किसी भी ऑफिसर को ऊंची आवाज में बात करने दे रहा था। इनफैक्ट अगर कॉरिडोर में कोई भी जरा सी भी ऊंची आवाज में एक दूसरे के साथ बात करता तो रोहित तुरंत जाकर उन्हें अपनी आवाज धीमी रखने का इशारा करता। रोहित जानता था कि अगर अनिका कच्ची नींद से जाग गई तो उसके परिणाम कितने भारी हो सकते थे। अब्बास को इंटेरोगेशन के लिए बुलाने के बाद स्पेशल डिपार्टमेंट के हेड अब सिर्फ अकेले डिसिल्वा रह गए थे। डिसिल्वा तारक के वार्ड के बाहर खड़े तारक के अटेंडिंग डॉक्टर का इंतजार करने रहे थे। परेशानी की वजह से उसके माथे से पसीना लगातार बह रहा था। जैसे ही उनके कमरे का दरवाजा खुला और अटेंडिंग डॉक्टर बाहर आए, डिसिल्वा दौड़कर उस डॉक्टर के पास गए और पूछने लगे, क्या हुआ तारक सर को? वह जिंदा तो है ना? क्या उस ड्रग की वजह से उन्हें कोई नुकसान पहुंचा है? डिसिल्वा की बात सुनकर उस अटेंडिंग डॉक्टर ने अपना सर झुका लिया। डॉक्टर का रिएक्शन देखते ही डिसिल्वा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। हॉस्पिटल के अटेंडिंग डॉक्टर के साथ साथ स्पेशल डिपार्टमेंट के फॉरेंसिक डॉक्टर भी डिसिल्वा के सामने हैरानी में दिख रहे थे। तभी अटेंडिंग डॉक्टर ने कैप्टन से कहा, मैंने अपने पूरे करियर में इस तरह का केस कभी नहीं देखा। एक ब्रेन डेड आदमी के ब्रेन में फिर से हरकत होने लगी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके जितने भी ब्रेन सेल डैमेज हुए थे वह फिर से एक्टिव होने लगे हैं। इसे एक चमत्कार ही माना जा सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर डिसिल्वा की तो होश उड़ ही गए। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें ऐसा लगने लगा था जैसे अचानक ही उनके आसपास सब कुछ धुंधला नजर आने लगा था। तारक की हालत में सुधार आने लगा था। स्पेशल डिपार्टमेंट के फॉरेंसिक डॉक्टर ने अटेंडिंग डॉक्टर की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि यह कैसे हो सकता है। सचमुच पावर ड्रग इंसान के शरीर में चमत्कार कर सकता है। मैंने इस ड्रग के बारे में काफ़ी सुन रखा था, मगर आज अपनी आंखों से देख लिया इसके असर को। डिसिल्वा अटकती हुई आवाज में फॉरेंसिक डॉक्टर से पूछने लगे, तो क्या इसका मतलब यह है कि ऑफिसर तारक जल्द ही होश में आ जाएंगे? डिसिल्वा के सामने खड़े दोनों डॉक्टरों ने एक दूसरे की ओर देखकर डिसिल्वा से कहा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर हमने इस वक्त जो भी ऑब्जर्वेशन की है उससे हमें काफ़ी उम्मीदें नज़र आ रही हैं कि बहुत जल्द मिस्टर तारक को होश आ जाएगा। डिसिल्वा को ऐसा लगने लगा था जैसे उनके शरीर के अंदर खून जमने लगा था। वह अपनी हैरानी दोनों डॉक्टरों के सामने दिखाना नहीं चाहते थे, इसलिए किसी तरह अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए डिसिल्वा ने डॉक्टर फॉरेंसिक से कहा, यह तो बहुत खुशी की बात है कि बड़े साहब की जान को कोई खतरा नहीं है। डिसिल्वा ने यह बात कही जरूर थी, मगर उनके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, कहीं तारक सर ने होश में आने के बाद
सबको सब कुछ सच सच बता दिया तो उनका क्या होगा। सिल्वा से अब रहा नहीं जा रहा था। उन्होंने अपने मन में चल रही बात को आखिरकार अपने मुंह से निकाल ही दी। उन्होंने अटेंडिंग डॉक्टर से पूछा, आपको क्या लगता है डॉक्टर, जब बड़े साहब को होश आएगा तो क्या उन्हें अपनी पिछली सारी बातें याद होगी? डिसिल्वा की यह सवाल सुनकर दोनों डॉक्टरों को कुछ अजीब जरूर लग रहा था, मगर उन्हें लगा कि शायद एक स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर होने के नाते वह यह सवाल पूछ रहे थे। शायद किसी पुराने केस की इंक्वायरी के लिए वह तारक की याददाश्त के बारे में पूछताछ कर रहे थे। कुछ देर सोचने के बाद अटेंडिंग डॉक्टर ने जवाब देते हुए कहा, बात दरअसल यह है कि गोली उनकी गर्दन में लगी है और गर्दन में ऐसी कई नसें होती हैं जो सीधे दिमाग से जुड़ती हैं। गोली गर्दन पर लगने की वजह से उनके दिमाग में काफ़ी सेल्स को नुकसान पहुंचा है। इंसान की याददाश्त उसके दिमाग के बीचों बीच जमा होती है। गोली लगने के बाद उनके दिमाग में किस हिस्से में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है वह अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि जब पेशेंट होश में आए तो वह अपनी पिछली जिंदगी पूरी तरह से भूल चुके हों। हो सकता है उन्हें कुछ कुछ बातें याद हों, या यह भी हो सकता है कि उन्हें पूरी तरह से अपनी पिछली जिंदगी के बारे में हर डिटेल्स याद हो। मगर इस सवाल का जवाब तो पेशेंट के होश में आने के बाद ही मिल सकता है। वैसे आज तक कभी भी कोई इंसान अपनी गर्दन में गोली लगने के बावजूद कभी मौत के मुंह से जिंदा वापस नहीं आया है। हमारे लिए तो यही काफ़ी होगा कि पेशेंट किसी तरह होश में आ जाए। हमारे लिए यह भी किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। यह कहते हुए दोनों डॉक्टर आपस में कुछ डिस्कशन करते हुए आगे निकल गए। डिसिल्वा वहीं पर खड़े खड़े हैरानी से तारक के कमरे की ओर देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतने कम डिस्टेंस से गोली खाने के बावजूद तारक जिंदा कैसे बच गए थे। इस वक्त डिसिल्वा को सबसे ज़्यादा घबराहट इस बात को लेकर हो रही थी कि अगर तारक होश में आ गए और सबके सामने उस दिन कैलाश के इंटेरोगेशन रूम में जो कुछ हुआ था वह बयान कर दें तो उनका क्या होगा। जिस स्पेशल डिपार्टमेंट को अपने कब्जे में करने का सपना डिसिल्वा देख रहे थे, वही स्पेशल डिपार्टमेंट उनसे नफरत करने लगेगा और हो सकता है कि वह अपनी पूरी जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे काटें। वह बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि स्पेशल डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर तारक को कितना चाहते थे। अगर उनके मुंह से सच्चाई बाहर निकलती तो हो सकता है कि स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर डिसिल्वा के साथ वही सलूक करें जो उस दिन वह कैलाश के साथ करना चाहते थे। यह सब कुछ सोच सोचकर डिसिल्वा की सांस फूलने लगी थी। जैसे ही वह हॉस्पिटल से बाहर निकलने के लिए कॉरिडोर में आगे बढ़ने लगे, उन्होंने देखा कि कॉरिडोर के कोने में मयूर अपने दोनों पांव को मोड़ने की कोशिश कर रहा था। मयूर को ऐसा करता हुआ देखकर डिसिल्वा हैरान रह गए। राजलक्ष्मी मयूर से कह रही थी, ज्यादा प्रेशर मत देना वरना सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मयूर भारी सांसें लेते हुए राजलक्ष्मी से कहने लगा, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं खुद ही यह महसूस कर सकता हूँ कि मेरे अंदर ताकत बढ़ गई है। मुझे ऐसा लगता है मेरी हड्डियाँ वापस आपस में एक दूसरे से जुड़ने लगी हैं। मैं जानता हूँ मेरे शरीर में फिर से बहुत जल्द पहले जैसी ताकत लौट आएगी। यह कहते हुए मयूर बिना किसी सहारे के अपने पैरों पर सीधे से खड़ा हुआ। हालांकि राजलक्ष्मी इस बात का ख्याल रख रही थी कि वह मयूर को सहारा देने के लिए ठीक उसके बगल में खड़ी रहे। जैसे ही मयूर को कोई झटका लगे वह तुरंत मयूर को सहारा दे दे। मगर मयूर बहुत धीरे धीरे अपने पांव को जमीन से हल्का सा उठाकर आगे चलने की कोशिश करने लगा। यह सब कुछ देखकर डिसिल्वा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस मयूर की हड्डियों का लगभग पाउडर बन चुका था, वही मयूर आज डिसिल्वा की आंखों के सामने बिना किसी सहारे के चलने की कोशिश कर रहा था। मयूर का प्रोग्रेस देखकर राजलक्ष्मी ने खुश होते हुए उनसे कहा, सचमुच यह तो कमाल हो गया। मैं जानती हूँ कि मैडम इस दुनिया की सबसे बेहतरीन डॉक्टरों में से एक हैं, मगर सच कहूँ तो मुझे भी लगा था कि तुम्हारे केस में मैडम पहली बार अपनी ज़िंदगी में गलत साबित होंगी। इस बात का जवाब देते हुए मयूर गुलेरिया ने कहा, वह मेरी बहन है, कभी गलत नहीं हो सकती। जब मैं इस हॉस्पिटल में दाखिल हुआ था तब भले ही मैं बेहोशी की हालत में था, मगर मेरे आसपास खड़े लोगों की बातें मेरे कानों पर पड़ रही थी। सभी ने कह दिया था कि मैं बस कुछ घंटों का मेहमान हूँ और अगर बच भी गया तो मेरी ज़िंदगी एक कोने में पड़े हुए फर्नीचर से ज़्यादा कुछ नहीं रहेगी।
मगर उस दिन भी मुझे विश्वास था कि मेरी बहन जरूर ऐसा कुछ चमत्कार करेगी कि मैं दोबारा पहले की तरह न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा रहूँगा, बल्कि एक दिन फिर से अपने रिंग में एक फाइटर बनकर बड़े से बड़े फाइटर को चुनौती दूंगा। राजलक्ष्मी ने इस बात में हामी भरते हुए कहा, बिल्कुल, अगर इसी तरह प्रोग्रेस चलता रहा तो बहुत जल्द तुम हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज कर दिए जाओगे। मुझे पता था कि पावर ड्रग काफ़ी असरदार है, मगर यह नहीं जानती थी कि पावर ड्रग के अंदर इतनी चमत्कारी शक्ति है। अब पता चला कि इतने खतरनाक लोग इसको हासिल करने के लिए इतने सालों से पीछे क्यों पड़े हैं। अनिका और पावर ड्रग की तारीफ अब डिसिल्वा के लिए जहर बनती जा रही थी। वह अब आगे कुछ नहीं सुन रह सकते थे, इसलिए वह सीधे लिफ्ट से नीचे उतर गए। लाइफ केयर हॉस्पिटल के मेन बिल्डिंग से बाहर निकलते ही डिसिल्वा ने अपनी सिगरेट जला दी। एक के बाद एक 3-4 सिगरेट पीने के बाद डिसिल्वा अपनी कार में बैठकर स्पेशल डिपार्टमेंट लौट गए। जैसे ही वो स्पेशल डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस पहुंचे, कुछ ऑफिसर दौड़कर डिसिल्वा के पास आए और पूछने लगे, अब तबीयत कैसी है बड़े साहब की? डिसिल्वा उन ऑफिसर्स का सवाल सुनकर कुछ इरिटेट हो गए थे, मगर अपने चेहरे के एक्सप्रेशन संभालते हुए मुस्कुराकर कैप्टन डिसिल्वा ने जवाब दिया, उनकी हालत में काफ़ी सुधार है, बस अब हमें प्रार्थना करनी है कि जल्द से जल्द वह होश में आ जाए। डिसिल्वा की बात सुनते ही ऑफिसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने डिसिल्वा से पूछा, इसका मतलब यह है कि होश में आते ही बड़े साहब कैलाश के खिलाफ स्टेटमेंट दे देंगे और हम उस हत्यारे कैलाश को अच्छा सबक सिखाएंगे। उन ऑफिसरों की बातें कैप्टन डिसिल्वा को तीर की तरह चुभने लगी थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानते थे कि अगर तारक ने होश में आने के बाद अपना स्टेटमेंट दिया तो मुसीबत किस पर बरसने वाली थी। तभी एक ऑफिसर ने कैप्टन से कहा, वैसे इंस्पेक्टर अब्बास ने बेचारे अर्जुन को कैलाश पर हमला करने के लिए सस्पेंड कर दिया है। आप तो जानते हैं कि अर्जुन बड़े साहब का कितना बड़ा फैन है। अब आप आ गए हैं, आप ही अब स्पेशल डिपार्टमेंट की हेड की जगह हैं। आप बताइए अर्जुन के साथ क्या करना है? डिसिल्वा ने अपनी जेब से सिगरेट निकालकर सिगरेट लाइट की और अपने मुंह से धुआं छोड़ते हुए उन ऑफिसरों से कहा, अर्जुन को फिर से ड्यूटी पर बुला लो। इससे पहले कि वो ऑफिसर्स डिसिल्वा को और कोई सवाल करते, वह अपनी सिगरेट बुझाकर वहां से चले गए। अपने केबिन में पहुंचते ही डिसिल्वा अपनी चेयर पर बैठकर आंखें बंद करके कुछ सोचने लगे। उसके बाद उन्होंने फिर से अपनी जेब से सिगरेट का बॉक्स निकाला और सिगरेट जला दी। डिसिल्वा अपनी जगह पर बैठे किसी तरह का इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता सोच रहे थे। तभी अचानक अर्जुन उनके केबिन में आया और अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहने लगा, बहुत जल्द कैलाश अधिकारी को सजा मिल जाएगी। डिसिल्वा ने अपनी आंखें खोलकर अर्जुन की तरफ देखा और पूछा, ऐसा कैसे कह सकते हो तुम? अर्जुन ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे अभी भी पता चला है कि हॉस्पिटल में तारक सर ने अपनी आंखें खोली थी। बड़े साहब मेहुल से कुछ कहना चाहते थे, मगर उनके शरीर में अभी इतनी ताकत नहीं थी। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने को कहा है। मुझे लगता है कल सुबह तक बड़े साहब अपना स्टेटमेंट दे देंगे और फिर हम जल्द से जल्द कैलाश के खिलाफ एक ऐसा केस बनाएंगे कि अदालत भी उसे सीधे फांसी की सज़ा सुनाए। यह बात करते हुए अर्जुन के चेहरे पर जितनी एक्साइटमेंट थी, उतना ही नर्वस डिसिल्वा फील करने लगे थे। उन्होंने अपनी सिगरेट एस्ट्रे में बुझाते हुए अर्जुन को अपने काम पर जाने का इशारा किया। अर्जुन के जाते ही डिसिल्वा अपने लैपटॉप से इंटरनेट पर कुछ चेक करने लगे। वह जानते थे कि उन्हें जल्दी ही कोई कदम उठाना होगा। कुछ देर बाद डिसिल्वा ने अर्जुन को अपने केबिन में बुलाकर कहा, तुम एक काम करो, आज कैलाश के मुंह से उसका जुर्म कबूल करवाने की कोशिश करो, चाहे इसके लिए मैं तो कुछ भी करना पड़े। मैं अभी हॉस्पिटल जाकर बड़े साहब की तबीयत में सुधार आ रहा है कि नहीं, इस पर नज़र रखता हूँ। हमें किसी भी तरह का चांस नहीं लेना है। हो सकता है कैलाश के आदमी बड़े साहब को स्टेटमेंट देने से रोकने के लिए उन पर फिर से हमला करें, मगर उससे पहले तुम हो सके तो कैलाश से उसका जुर्म कबूल करवाने की कोशिश करो। अर्जुन ने कैप्टन डिसिल्वा को सैल्यूट करते हुए कहा, कैलाश अधिकारी को आज रात मुझ पर छोड़ दीजिए। कल सुबह सर के स्टेटमेंट देने से पहले वह अपना जुर्म कबूल कर ले चुका होगा। यह कहने के बाद अर्जुन डिसिल्वा के केबिन से चला गया। डिसिल्वा भी अपने केबिन से निकलकर हॉस्पिटल की ओर जाने लगे।
हॉस्पिटल पहुंचने से ठीक कुछ देर पहले वह एक फार्मेसी के अंदर गए और उन्होंने वहां से एक ऐसा ड्रग खरीदा जिससे इंसान का दम घुटकर उसकी मौत हो जाए। अपने हाथ में फार्मेसी से लिया हुआ ड्रग लेकर कैप्टन डिसिल्वा बड़ी ही आसानी से हॉस्पिटल की सिक्योरिटी को पार करके अंदर चले गए। वो एक स्पेशल डिपार्टमेंट के हाई रैंकिंग ऑफिसर थे, इसलिए उन पर शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। तारक के वार्ड के पास पहुंचकर डिसिल्वा काफ़ी होशियारी से अपने आसपास नज़र बनाकर कुछ देर तक कॉरिडोर में बैठे रहे। वह इस बात की तसल्ली कर लेना चाहते थे कि कहीं कोई उन पर नज़र तो नहीं बनाए हुए बैठा था। वह यह बात भी अच्छी तरह से जानते थे कि अनिका और इंस्पेक्टर अब्बास इस वक्त स्पेशल डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस में ऑफिसरों की निगरानी में थे, मगर वह किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते थे। वह इस बात की तसल्ली भी कर लेना चाहते थे कि कहीं इंस्पेक्टर अब्बास और अनिका ने उनके लिए कोई जाल तो नहीं बिछाया था। इसलिए कैप्टन डिसिल्वा बिना किसी जल्दीबाजी के कुछ देर तक तारक के वार्ड के बाहर पहरा लगाकर बैठे रहे। उन्हें हर चीज़ दोबारा याद आने लगी, किस तरह वह पहली बार अनिका को मिले थे और किस तरह देखते ही देखते उस लड़की की वजह से आज उनका पूरा कैरियर और उनकी पूरी मेहनत दांव पर लगी थी। डिसिल्वा एक काफ़ी चालाक और शातिर इंसान थे। कई सालों से स्पेशल डिपार्टमेंट में नौकरी करने के बावजूद कभी भी किसी सीनियर अधिकारी को उन पर किसी भी तरह का शक नहीं हुआ था। इनफैक्ट उन्होंने अपनी इमेज कुछ इस तरह से डिपार्टमेंट में बना कर रखी थी कि वह डिपार्टमेंट के सबसे काबिल, ईमानदार और आला ऑफिसर थे। खुद अब्बास जैसे ऑफिसर भी उनके काम की तारीफ से प्रभावित थे, यहाँ तक कि अब्बास उन्हें अपना गुरु मानते थे। स्पेशल डिपार्टमेंट में एक के बाद एक तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद कैप्टन डिसिल्वा ने सभी पर विश्वास हासिल कर लिया था। मगर हमेशा से ही कैप्टन डिसिल्वा अपना हर काम करते वक्त काफ़ी अलर्ट और सावधान रहते थे, ताकि कभी किसी को किसी भी तरह का शक न हो उन पर। अभी भी वो तारक के वार्ड के बाहर पहुंचकर किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं दिखा रहे थे। जब उन्हें पूरी तरह से यकीन हो गया कि आसपास खड़े सारे सिक्योरिटी गार्ड और हॉस्पिटल का स्टाफ अपने अपने काम में बिजी थे और या तो अपनी जगह पर बैठे हुए सो गए थे, तब धीरे से उन्होंने तारक के कमरे का दरवाज़ा खोला और बिना किसी की नज़र में आए वह अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद वह किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं नजर आ रहे थे। वह धीरे धीरे बिल्कुल आराम से तारक के बिस्तर के पास अपने कदम आगे बढ़ा रहे थे। उन्होंने देखा कि कमरे के कोने में मेहुल गहरी नींद में सो चुका था। डिसिल्वा ने जब पूरे कमरे का मुआवजा किया तब उन्हें इस बात की तसल्ली हो गई कि कमरे में कहीं पर भी सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं था, मगर वह किसी भी तरह का चांस नहीं लेना चाहते थे। इसलिए जब वह तारक के बिल्कुल बगल में पहुंचे तो वह एक के बाद एक उनके हेल्थ रिपोर्ट पढ़ने लगे। उनका शरीर काफ़ी कमज़ोर पड़ चुका था। कोमा में जाने की वजह से पिछले 2 दिनों में उनका वजन भी काफ़ी घट चुका था, मगर उनकी हार्ट बीट किसी नॉर्मल आदमी से बस थोड़ी ही धीरे धीरे चल रही थी। इस कंडीशन में इतनी हार्ट बीट का होना भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। डिसिल्वा ने धीरे से अपनी जेब से वो ड्रग निकालकर जो वो फार्मेसी से लेकर आए थे, उन्होंने पहले से उस ड्रग को एक इंजेक्ट में भर लिया था। उन्होंने फिर से एक बार कमरे में चारों तरफ देखकर इस बात की तसल्ली कर ली कि उन पर किसी की नज़र नहीं थी। मेहुल अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ था। इसके बाद किसी प्रोफेशनल की तरह डिसिल्वा ने इंजेक्शन का पूरा लिक्विड तारक के शरीर में लगे आईवी ड्रिप की बोतल में डाल दिया। कुछ ही देर में उस ड्रिप के जरिए वह ड्रग तारक के शरीर के अंदर जाने लगा। डिसिल्वा बिल्कुल शांत खड़े तारक के शरीर में किसी भी होने वाली हरकत को नोटिस करने लगे। उन्होंने देखा कि धीरे धीरे तारक का चेहरा फीका पड़ने लगा था। उनकी सांस लेने की रफ्तार भी धीमी पड़ने लगी थी, मगर डिसिल्वा ने कोई हलचल नहीं की। वह पहले यह कंफर्म कर लेना चाहते थे कि तारक की सांस पूरी तरह बंद हो जाए। उनके शरीर से लगे हुए मॉनिटर पर धीरे धीरे उनकी हार्ट बीट की लाइन कुछ कमज़ोर पड़ने लगी थी। देखते ही देखते मॉनिटर के ऊपर एक फ्लैट लाइट नज़र आने लगी। जब डिसिल्वा को इस बात पर यकीन हो गया कि तारक के शरीर से जान निकल चुकी थी, तब उन्होंने एक राहत की सांस छोड़ी और उसके बाद एक अलग ही कैरेक्टर अपनाते हुए उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। मेहुल के पास जाकर उन्होंने उसके शरीर को हिलाते हुए कहा, मेहुल जल्दी उठो, देखो सर को क्या हो गया है। जैसे ही मेहुल ने अपनी आंखें खोली, वह दौड़कर अपने पापा के बिस्तर के पास गया।
उसने अपने पापा की हालत देखकर शोर मचाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में हॉस्पिटल का स्टाफ दौड़कर तारक के वार्ड में आया। एक डॉक्टर ने मेहुल को दिलासा देते हुए कहा, हमने कोशिश तो बहुत की, मगर मुझे लगता है हम हार गए। तारक सर अब इस दुनिया में नहीं रहे। जैसे ही डॉक्टर ने तारक की मौत कंफर्म की, डिसिल्वा को ऐसे लगने लगा जैसे उनके सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। मेहुल फूट फूट कर अपने पापा के शरीर से लिपट कर रोने लगा। तभी उनको दिलासा देते हुए सभी डॉक्टरों के सामने डिसिल्वा ने कहा, हमारे डिपार्टमेंट के एक काफ़ी होनहार और काबिल ऑफिसर की आज मौत हुई है। हमें इस बात का बहुत अफसोस है, मगर अफसोस इस बात का भी है कि तुम लोगों ने तब मेरी बात नहीं सुनी। मैं सबसे यह बात कहता रहा कि अनिका जो ड्रग बड़े साहब को देना चाहती थी वह बेहद खतरनाक है। उस ड्रग को लेने के बाद कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचा है। देखो आज बड़े साहब के साथ क्या हुआ। हमारे स्पेशल डिपार्टमेंट ने अपनी आंखों से देखा था कि उस ड्रग को लेने के बाद लोगों का क्या हाल हुआ है, मगर फिर भी अनिका ने जानबूझकर बड़े साहब को इतना खतरनाक दर्द दिया। सारे डॉक्टर जो इस वक्त तारक की बॉडी को एग्जामिन कर रहे थे, उन्हें भी यही लग रहा था कि अनिका ने जो ड्रग तारक के शरीर में इंजेक्ट किया था, उसी की वजह से अचानक ही उनको दिल का दौरा पड़ा था और उनकी मौत हो गई थी। बात बिल्कुल साफ थी, शक की कोई गुंजाइश नहीं थी कि उनकी मौत अनिका के दिए हुए ड्रग के कारण हुई थी। हॉस्पिटल का स्टाफ कुछ ही देर में तारक के शरीर को मुर्दा घर ले गए। मेहुल रोते हुए हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठा रहा। उसके साथ कुछ देर तक बैठने के बाद डिसिल्वा उसको लेकर हॉस्पिटल से निकलकर स्पेशल डिपार्टमेंट में चले गए। स्पेशल डिपार्टमेंट में जब सारे ऑफिसरों को तारक की मौत की खबर मिली तो पूरे डिपार्टमेंट में एक साथ शोक की लहर दौड़ गई थी। सभी लोगों के मन में उम्मीद जागी थी कि शायद तारक को बचाया जा सकता था, मगर उनके मौत की खबर ने पूरे स्पेशल डिपार्टमेंट का सर झुका दिया था। डिसिल्वा ने मेहुल को अपने केबिन में चेयर पर बिठाने के बाद बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, सॉरी, जिंदगी हम लोग इस पावर ड्रग को जड़ से मिटाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, मगर कौन जानता था कि वही ड्रग आज बड़े साहब को मौत का कारण बनेगा। वह पूरी जिंदगी जिसके खिलाफ लड़ते रहे, आखिरकार उसी चीज ने उनकी जान ले ली। डिसिल्वा ने बड़े ही धीमे शब्दों में यह बात कही थी, मगर उसके शब्द मेहुल को पूरी तरह से तोड़ने के लिए काफ़ी थे। उनके केबिन के साथी ऑफिसर भी पहुंच चुके थे। मेहुल को उस वक्त डिसिल्वा पर बहुत गुस्सा आया था जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसरों ने तारक का इलाज रोकने की कोशिश की थी। मेहुल के कंधे पर हाथ रखते हुए डिसिल्वा ने कहा, अब तुम समझे मैंने क्यों इन्वेस्टिगेटिंग टीम को वहां बुलाया था, क्योंकि मैं जानता था कि वह ड्रग कितना खतरनाक है और बड़े साहब के शरीर में उसका क्या असर हो सकता था। पता नहीं उस लड़की अनिका का यह सब करने के पीछे क्या मकसद था। रोती हुई आवाज में मेहुल ने कैप्टन डिसिल्वा की इस बात का जवाब देते हुए कहा, उसका मकसद सिर्फ इतना था कि वह मेरे पापा को दोबारा होश में ला सके। उस लड़की की कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी हुआ वह मेरी आंखों के सामने हुआ और मेरी मर्जी से हुआ। अगर मेरे पापा की मौत का कोई असली वजह है तो वह सिर्फ कैलाश है। वो अब तक बड़े ही आराम से बैठकर सारा तमाशा देख रहा है। तभी ऑफिसर अर्जुन ने मेहुल को दिलासा देते हुए कहा, मगर आप चिंता मत कीजिएगा, बहुत जल्द कैलाश को अपने अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। वैसे तो तारक सर की मौत के बाद स्पेशल डिपार्टमेंट कैलाश को खुद सजा दे सकता है। हमारे स्पेशल डिपार्टमेंट को ऐसे ओपन एंड शट केस में सजा देने के लिए कोई मुकदमा लड़ने की जरूरत नहीं है। हमारे स्पेशल डिपार्टमेंट के इंचार्ज ऑफिसर ही क्रिमिनल को सजा सुना सकते हैं। हमारे डिपार्टमेंट को यह पावर दिया गया है। अर्जुन की बात सुनने के बाद सभी लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। उनके लिए अर्जुन की बातों का सिर्फ एक ही मतलब था, कैलाश को सजा देने के लिए अब उन्हें सिर्फ अब्बास की परमिशन की जरूरत थी। अब्बास जो कि इस वक्त स्पेशल डिपार्टमेंट के इंचार्ज थे, वह कैलाश को सीधे सजा सुना सकते थे, मगर इस वक्त अब्बास खुद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की निगरानी में थे। ऐसे हालत में स्पेशल डिपार्टमेंट का कोई इंचार्ज नहीं था। अर्जुन ने सभी लोगों से कहा, अगर ऐसी बात है तो हम लोग एक ज्वाइंट एप्लीकेशन भेज सकते हैं कि इमीडिएट बेसिस पर कैप्टन डिसिल्वा को स्पेशल डिपार्टमेंट का इंचार्ज बना दिया जाए। यह बात सुनते ही सभी लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। सब लोग एक बात अच्छी तरह जानते थे कि डिसिल्वा इंस्पेक्टर अब्बास के सीनियर थे।
मगर अब तक स्पेशल डिपार्टमेंट के इंचार्ज अब्बास ही थे। अर्जुन ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर ऐसा हो गया तो अपनी कुर्सी संभालते ही कैप्टन डिसिल्वा कैलाश को तारक सर की मौत का जिम्मेदार बताकर उसे सजा सुना सकते हैं। हम जल्द से जल्द हमारे चहीते सर का बदला पूरा कर सकेंगे। अर्जुन की बात सुनकर सभी लोगों का खून खौलने लगा था। वह लोग अपने स्पेशल डिपार्टमेंट की चहीता एक्स ऑफिसर की मौत का बदला लेना चाहते थे, मगर चालाक डिसिल्वा लोगों की सिंपैथी अपने साथ जोड़ने के लिए अचानक ही अपनी आवाज में नरमी लाकर कहने लगे, नहीं नहीं, इंस्पेक्टर अब्बास को मैं सालों से जानता हूँ। मैंने खुद उन्हें ट्रेंड किया है। मुझे लगता है उस लड़की अनिका ने उन्हें ब्रेन वॉश कर दिया है, वरना अब्बास ऐसे नहीं था। वह तो मुझे बहुत मानता था। अचानक ही क्यों मेरे खिलाफ खड़ा हो गया, यह बात मेरी समझ से बाहर है। मुझे नहीं लगता कि स्पेशल डिपार्टमेंट की कमान उसके हाथ से छीनी जानी चाहिए। डिसिल्वा की बात सुनकर स्पेशल डिपार्टमेंट के साथी ऑफिसर एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरे पर काफ़ी कन्फ्यूजन नजर आ रहा था। उन्होंने काफ़ी वक्त बिताया था अब्बास के साथ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसके बर्ताव को देखते हुए उन्हें कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि वह कैलाश को बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी अर्जुन ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, नहीं कैप्टन डिसिल्वा, अब बहुत हो गया। क्या आप जानते हैं इंस्पेक्टर अब्बास ने मेरे साथ क्या किया था जब मैंने बड़े साहब पर हुए हमले का बदला लेने की कोशिश की थी? कैलाश का बचाव करते हुए उल्टा उन्होंने मुझे ही नौकरी से सस्पेंड कर दिया था। चाहे उसकी ब्रेन वॉशिंग क्यों ना हुई हो, मगर वो पूरी तरह से बदल चुके हैं। आप चाहें या ना चाहें, मैं हर हाल में उनकी कुर्सी पर आपको बिठा कर रहूँगा। हम सब एक रिटन एप्लीकेशन भेजेंगे कि आपको स्पेशल डिपार्टमेंट की काम संभालने के लिए दे दी जाए। यह कहते हुए अर्जुन वहाँ से चला गया। डिसिल्वा यह जानते थे कि उसका बुझाया हुआ चाल पूरी तरह से काम कर रहा था। बहुत जल्द वह जो भी चाहते थे वह उन्हें मिलने वाला था। वह बड़े ही आराम से अपनी कुर्सी पर बैठकर अपनी सिगरेट का कस लगाने लगे। अगले दिन सुबह इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसरों की एक पूरी टीम स्पेशल डिपार्टमेंट के कॉन्फ्रेंस हॉल में दाखिल हुई। सारे ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस हॉल में जमा होकर इन्वेस्टिगेटिंग टीम के फैसले का इंतजार करने लगे। जैसे ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस हॉल के प्लेटफॉर्म पर रखी कुर्सियों पर बैठे, तभी स्पेशल डिपार्टमेंट के लगभग सारे ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर जमा हो गए। कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर 50 से 60 लोगों के बैठने की जगह थी, मगर इस वक्त स्पेशल डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉय कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर जमा हो गए थे। वहां इस वक्त कुल 100 से भी ज़्यादा लोग मौजूद थे। डिसिल्वा बड़े ही आराम से फ्रंट रो में ठीक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसरों के सामने बैठे हुए थे। वह जानते थे कि आज इन्वेस्टिगेटिंग टीम यही फैसला सुनाएगी जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। तभी एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने माइक पर सभी मौजूद लोगों से सवाल किया, देखिए, पहले तो हमें यह तय करना है कि इंस्पेक्टर अब्बास के ऊपर लगे इल्जाम सही है या नहीं। क्या हमें इंस्पेक्टर अब्बास को अपनी पोजीशन से बर्खास्त कर देना चाहिए या फिर इस पूरे मामले को उनकी एक भूल समझकर उन्हें माफ़ कर देना चाहिए? हमने हमारी इन्वेस्टिगेशन की है, मगर हम एक बार आप लोगों के मुंह से भी अपनी राय सुनना चाहेंगे। इसके बाद सीनियर ऑफिसर कैप्टन डिसिल्वा भी अपनी राय सुनाएंगे, मगर सबसे पहले हम चाहते हैं कि कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद जूनियर ऑफिसर अपनी अपनी राय पैनल के सामने रखें। कॉन्फ्रेंस रूम 2 हिस्सों में बढ़ चुका था। कॉन्फ्रेंस रूम में कुछ ऐसे लोग थे जो इंस्पेक्टर अब्बास को अपना गुरु मानते थे। कई सालों से अब्बास के अंदर ट्रेनिंग लेने के बाद उन्हें इस बात का यकीन था कि अब्बास कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते थे। उन लोगों को उनकी नीयत पर बिल्कुल शक नहीं था। तभी कॉन्फ्रेंस रूम के कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जिन्हें ऐसा लगता था कि अब्बास ने कैलाश का साथ देकर कहीं न कहीं बड़े साहब की मौत को अंजाम दिया था। दोनों ग्रुप अपनी अपनी दलीलें इन्वेस्टिगेटिंग डिपार्टमेंट के सामने पेश करने लगे। अब्बास के सपोर्टर्स ने इन्वेस्टिगेटिंग डिपार्टमेंट से कहा, इंस्पेक्टर अब्बास एक काफ़ी ईमानदार ऑफिसर हैं। उन्होंने जो कुछ भी किया था बड़े साहब की जान बचाने के लिए किया था। वह कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते। इतने सालों तक उन्होंने बड़ी ही ईमानदारी से स्पेशल डिपार्टमेंट की कमान अपने हाथों से संभाली रखी। कितने सारे मुश्किल केस उन्होंने अकेले ही सॉल्व किए हैं।
वह चाहते तो दुश्मनों से हाथ मिलाकर करोड़ों रुपये कमा सकते थे, मगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी रिश्वत नहीं ली है। उन्होंने अनिका को उस ड्रग के इस्तेमाल की परमिशन सिर्फ इसलिए दी थी क्योंकि वह बड़े साहब की जान बचाना चाहते थे। ऑफिसर अर्जुन उस टीम में शामिल था जो इंस्पेक्टर अब्बास को गुनहगार मानते थे। अर्जुन ने अपनी दलील इन्वेस्टिगेटिव डिपार्टमेंट के सामने रखते हुए कहा, मेरे साथी ने जो कुछ भी कहा है वह अपने इमोशंस में आकर कहा है, मगर इमोशंस में आकर हमें कुछ चीज़ें नहीं भूलनी चाहिए। मैंने भी काफ़ी साल काम किया है इंस्पेक्टर अब्बास के अंदर, मगर पिछले कुछ दिनों में मैंने जो कुछ भी देखा है वह यही साबित करता है कि कहीं न कहीं इंस्पेक्टर अब्बास कैलाश अधिकारी के साथ मिले हुए थे। जहां तक सवाल आता है कि स्पेशल डिपार्टमेंट के कब्जे में रखे गए पावर ड्रग को बाहर इस्तेमाल करने की परमिशन देने का, तो मैं आप सबको यह कहना चाहता हूं कि स्पेशल डिपार्टमेंट के कब्जे में रखी गई चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सबूत इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए। यह रूल भी है और कानून भी यही कहता है। इस नियम को तोड़ने वाले कानून के अपराधी होते हैं। इंस्पेक्टर अब्बास ने अनिका को बड़ी ही आसानी से उस पावर ड्रग का इस्तेमाल करने की परमिशन दे दी, यह जानते हुए कि उसका इस्तेमाल करना कितना खतरनाक हो सकता था। हमने खुद अपनी आंखों से देखा था जिन लोगों ने उसका इस्तेमाल अपने शरीर के ऊपर किया था उसका क्या अंजाम हुआ था। मगर फिर भी हर नियम को ताक पर रखकर सीनियर ऑफिसर तारक की जान की परवाह न करते हुए इंस्पेक्टर अब्बास ने अनिका को उसका इस्तेमाल करने की परमिशन दे दी। मुझे लगता है कि ज़रूर उसके पीछे कोई बहुत गहरा मकसद जुड़ा होगा, इसलिए मैं इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी एप्लीकेशन मंजूर कर ली जाए और इंस्पेक्टर अब्बास को बर्खास्त करके कैप्टन डिसिल्वा को स्पेशल डिपार्टमेंट की कमान सौंपी जाए। जैसे ही अर्जुन ने यह बात कही, कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद दोनों ग्रुप के बीच एक बहस शुरू हो गई। कुछ देर तक कॉन्फ्रेंस रूम में काफ़ी शोर शराबा चलता रहा। हर एक ऑफिसर अपनी बात मनवाने के लिए अपने मुद्दे उठाता रहा। तभी डिसिल्वा माइक पर आकर कहने लगे, शांत हो जाओ सब लोग। मेरे साथियों, मैं जानता हूँ कि यह मुद्दा काफ़ी इमोशनल है। मैंने खुद इंस्पेक्टर अब्बास को ट्रेन किया है। एक ज़माने में मुझे बहुत फख्र था अब्बास पर, मगर मेरी राय अगर पूछी जाए तो मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि उसने जो कुछ भी किया वह गलत था। अपनी पावर का इस तरह से इस्तेमाल करना किसी भी सच्चे ऑफिसर को शोभा नहीं देता। हमारा स्पेशल डिपार्टमेंट अगर किसी इन्फ्लुएंस के अंडर आकर काम करने लगेगा तो यह हमारे डिपार्टमेंट के लिए बहुत बुरा हो सकता है। हमारा डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका नाम सुनकर देश के दुश्मन कांपने लगते हैं। अगर हमारे डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर दुश्मनों से मिल जाए तो वह दिन दूर नहीं जब हमारे डिपार्टमेंट का खौफ दुश्मनों के मन से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। मगर हाँ, यह कहने के बाद मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मेरा काबिल दोस्त अब्बास कई सालों से हमारे डिपार्टमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं नहीं चाहूँगा कि कमेटी इतना बड़ा फैसला ले कि उसे नौकरी से निकाल दिया जाए। मेरी राय में उसे स्पेशल डिपार्टमेंट के हेड होने के ओहदे से हटा देना चाहिए और कुछ दिनों तक उसे सस्पेंड करना चाहिए, मगर नौकरी से निकालना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। डिसिल्वा की बात सुनकर सभी लोग उसके नेचुरल फैसले की तारीफ करने लगे। लोगों को लगा कि डिसिल्वा इंस्पेक्टर अब्बास का सपोर्ट कर रहे थे। हालांकि डिसिल्वा ने अपनी बात इंस्पेक्टर अब्बास के सपोर्ट में कही थी, मगर कहीं न कहीं उनके मन में इस बात की खुशी थी कि बहुत जल्द अब्बास की पोजीशन और उनकी कुर्सी उनको मिलने वाली थी। डिसिल्वा अब्बास के सीनियर होने के बावजूद स्पेशल डिपार्टमेंट में एक हाई रैंकिंग ऑफिसर की हैसियत से काम कर रहे थे, मगर कहीं न कहीं उनके दिल में यह बात कई दिनों से चुभ रही थी। स्पेशल डिपार्टमेंट के हेड अब्बास हैं। वह स्पेशल डिपार्टमेंट की कमान पूरी तरह से अपने हाथ में लेना चाहते थे और आज वह सपना उनका पूरा होने जा रहा था। जब कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे सारे लोग आपस में बातें कर रहे थे, तब अचानक एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अब्बास को रूम में लेकर आया। उनको देखते ही पूरा का पूरा कॉन्फ्रेंस रूम शांत हो गया। अब्बास की हल्की हल्की दाढ़ी निकल आई थी। वो पिछले 2 दिनों से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसरों की निगरानी में थे। उनके चेहरे की ओर देखकर सभी को ऐसा लग रहा था जैसे उनको अपने किए पर पछतावा था। अब्बास कोने में रखी एक चेयर पर चुपचाप अपना सर झुकाकर बैठ गए। डिसिल्वा ने फिर एक बार माइक पर आकर सभी लोगों से कहा, देखो, मैं जानता हूं कि आप लोग इस वक्त काफ़ी गुस्से में हैं
क्योंकि अब्बास की वजह से हम सब के चहेते ऑफिसर तारक की जान गई है। मगर मैं इन्वेस्टिगेटिंग टीम के सामने यह प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि इंस्पेक्टर अब्बास को ज़्यादा कड़ी सज़ा न सुनाते हुए उन्हें अपनी पोजीशन से डिमोट कर दिया जाए। उम्मीद है आप लोग भी मेरी बात से सहमत होंगे। डिसिल्वा की बात सुनने के बाद अर्जुन अपनी जगह से खड़े होकर सभी लोगों से कहने लगा, मुझे लगता है कैप्टन डिसिल्वा ने अभी अभी जो प्रस्ताव रखा है हमें उसे मंजूर कर लेना चाहिए। हाँ, मैं गुस्से में आकर बहुत कुछ बोल गया था क्योंकि तारक सर की मौत ने मुझे एक गहरी चोट पहुंचाई थी। मगर हाँ इंस्पेक्टर अब्बास, हम सबके सीनियर हैं, हम सब ने बहुत कुछ सीखा है उनके साथ रहकर। मुझे लगता है उन्हें एक मौका मिलना चाहिए। इस बात से और इस सज़ा से वह भी सीख लेंगे और आइंदा अपनी ड्यूटी को ज़्यादा ईमानदारी से निभाने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है इंस्पेक्टर अब्बास ने हम सब के बॉस बनकर हमें जो मदद की थी वह मदद हमारे साथ रहकर भी करेंगे। कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे दोनों ग्रुप डिसिल्वा की प्रपोजल को लेकर सहमत लग रहे थे। जो लोग अब्बास के खिलाफ थे उन्हें इस बात से सर्टिफिकेशन मिल रहा था कि अब्बास को अपनी पोजीशन से हटाया जा रहा था, और जो लोग अब्बास के सपोर्ट में थे उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि कम से कम उनकी नौकरी सलामत थी। लोगों के रिएक्शन देखकर डिसिल्वा के चेहरे पर मुस्कान आने लगी थी, मगर वह अपने इमोशंस को छुपाना अच्छी तरह से जानते थे। उनका मकसद बहुत जल्द पूरी होने वाला था। बहुत जल्द वह उस कुर्सी पर बैठने वाले थे जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। कुछ देर आपस में डिस्कशन करने के बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसरों में से एक ऑफिसर अपनी जगह से खड़े होते हुए और माइक पर आकर कहने लगे, मुझे लगता है कि हम सब इस बात को लेकर सहमत हैं कि जो कुछ भी कैप्टन डिसिल्वा ने अभी अभी कहा है वह अभी की सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए ठीक कहा है। हम सबको उनका प्रपोजल मान लेना चाहिए और स्पेशल डिपार्टमेंट के हेड की पोजीशन से अब्बास को हटाकर एक नए ऑफिसर को उनकी जगह पर चुन लेना चाहिए। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की बात सुनने के बाद डिसिल्वा इस बात को लेकर श्योर हो गए थे कि अगर स्पेशल डिपार्टमेंट में वोटिंग करवाई जाए तो इस वक्त हेड की पोजीशन के लिए उन्हें सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे। इसके बाद उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए इंस्पेक्टर अब्बास से पूछा, इंस्पेक्टर अब्बास, क्या आपको दी गई सज़ा आप मंजूर करते हैं? अब्बास काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई बहुत गहरा मानसिक आघात लगा था। बस वह कुछ देर तक अपना सर झुकाए अपनी जगह पर बैठे रहे। जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने दोबारा उनसे उनकी राय पूछी तो धीरे से अपना सर उठाकर अब्बास ने कहा, मुझे मंजूर है। अब्बास की बात सुनते ही डिसिल्वा ने एक राहत की सांस ली। अब्बास ने बिना कोई आर्गुमेंट के अपनी सज़ा मान ली थी। डिसिल्वा का रास्ता साफ होता हुआ नजर उन्हें आ रहा था। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने अब्बास से पूछा, क्या आप मानते हैं कि आपको जो सज़ा दी जा रही है वह कानून के दायरे में रहकर दी जा रही है, या आपको अभी भी लग रहा है कि आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही है? इस बात का जवाब देते हुए अर्जुन ने अपनी जगह से खड़े होकर कहा, मुझे माफ़ कीजिएगा सर, मगर इस बात पर मैं कुछ कहना चाहूँगा। इंस्पेक्टर अब्बास ने जो कुछ भी किया है वह किसी मर्डर से कम नहीं है। एक खूनी को साथ देना उतना ही संगीन अपराध है जितना कि खून करना। मुझे लगता है इंस्पेक्टर अब्बास को जो सज़ा दी जा रही है वह उन्हें उनका पिछला रिकॉर्ड देखकर काफ़ी कम दी जा रही है। अगर कानून के दायरे की बात की जाए तो उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए थी। उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने अर्जुन को शांत करते हुए कहा, देखिए, इस वक्त सवाल मैंने इंस्पेक्टर अब्बास से पूछा है, जवाब भी सिर्फ वही देंगे। अर्जुन ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से माफ़ी मांगी और अपनी जगह पर बैठ गया। अपनी जगह से खड़े हुए अर्जुन की ओर देखकर इंस्पेक्टर अब्बास ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मुजरिम का साथ देना भी उतना ही बड़ा गुनाह होता है जितना खुद अपराध करना। खूनी का साथ देना भी उतना ही संगीन अपराध होता है जितना कि खुद मर्डर करना। और हमें यहाँ पर कानून की हिफाजत करने के लिए सरकार ने अपॉइंट किया है। हम किसी खूनी को बिना सज़ा दिए बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, और इसलिए हमें कैप्टन डिसिल्वा को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। अब्बास की बात सुनते ही सब लोग शौक हो गए। डिसिल्वा अपनी जगह से खड़े होकर अब्बास की ओर देखकर कहने लगे, यह क्या कह रहे हो तुम? कैलाश अधिकारी की बातों में आकर तुम मुझे खूनी कह रहे हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ऑफिसर तारक का खून मैंने किया है? इस बात का जवाब देते हुए अब्बास ने कहा, मेरे पास सबूत भी है और गवाह भी है। जैसे ही अब्बास ने यह बात कही, अनिका कॉन्फ्रेंस हॉल में व्हील चेयर पर तारक मजुमदार को लेकर आई।
तारक को जिंदा देखकर कॉन्फ्रेंस रूम में सभी लोग हैरान हो गए। व्हील चेयर पर बैठे तारक मजूमदार को लेकर सभी लोग हैरान होकर अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए। अनिका धीरे से तारक की व्हील चेयर को आगे बढ़ाने लगी। उनके गले पर एक प्लास्टर बांधा गया था। उनका शरीर काफी कमजोर लग रहा था, आंखें झुकी हुई थी, मगर तारक को जिंदा देखकर उनके बेटे मेहुल के चेहरे पर चमक आ गई थी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। धीरे धीरे अपने पापा की व्हील चेयर के पास जाकर मेहुल ने अपने घुटनों के बल बैठकर कहा, पापा आप जिंदा हो। मेहुल के इस बात पर तारक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह धीरे धीरे सांस ले रहे थे। हालांकि उन्हें सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी, मगर अपने बेटे के दिल में अपने लिए इस तरह के इमोशंस देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। उन्होंने अपने बेटे की ओर देखकर सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया था। स्पेशल डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर एक के बाद एक तारक की व्हील चेयर के आसपास जमा होने लगे। तभी अनिका ने उन सबको इशारा करते हुए कहा, आप लोग प्लीज थोड़े से दूर रहिए। सर की हालत बहुत नाजुक है, उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। प्लीज आप लोग उनके आसपास इस तरह भीड़ ना होने दें। अनिका की बात सुनते ही सारे स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर फिर से अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। माइक के पास खड़े डिसिल्वा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने जंगल में किसी खुले शेर का सामना कर लिया हो। ना तो उनके मुंह से आवाज निकल रही थी और ना ही उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वह सांस ले पा रहे थे। अचानक ही डिसिल्वा के मुंह से अटकती हुई आवाज में कुछ शब्द निकल गए। उन्होंने माइक पर तारक से कहा, आप जिंदा हैं? यह कैसे हो सकता है? डिसिल्वा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने खुद कैलाश के इंटेरोगेशन रूम में तारक पर गोली चलाई थी। इसके बाद हॉस्पिटल में जाकर उन्होंने खुद उनके शरीर में एक जहरीला ड्रग इंजेक्ट किया था। इन सब के बावजूद तारक अभी भी जिंदा थे। यह बात उनके लिए किसी जादू से कम नहीं थी। तभी स्पेशल डिपार्टमेंट का ऑफिसर अर्जुन अपनी जगह से उठकर तारक के पास आया। अर्जुन ने व्हीलचेयर के ठीक बगल में बैठते हुए उनसे कहा, सर मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी है आपको इस तरह यहाँ देखकर। हम जो कुछ भी देख रहे हैं हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। बहुत कुछ दिया है आपने हमारे डिपार्टमेंट को। आपको खोने का दुख हम सबके लिए किसी श्राप से कम नहीं था। मगर आज आपको यहाँ देखकर मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। मगर सर हम सब यह जानना चाहते हैं कि आखिर उस दिन इंटेरोगेशन रूम में हुआ क्या था। हमने कैलाश को अपनी हिरासत में ले लिया है, मगर वह अपना जुर्म कबूलना नहीं चाहता। उल्टा वह हम सब से यह कह रहा है कि उस दिन आप पर हमला उसने नहीं बल्कि कैप्टन डिसिल्वा ने किया था। अब आपके बयान के बाद कैलाश के झूठ से पर्दा उठ जाएगा और हम जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा उसको दे सकेंगे। बस आपको अपना स्टेटमेंट देना है। अर्जुन की बात सुनने के बाद तारक कुछ कहने की कोशिश करने लगे, मगर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें बोलने में बहुत तकलीफ हो रही थी। उनकी गर्दन में गहरी चोट लगी थी, जिसकी वजह से उनकी काफ़ी नसें डैमेज हुई थी। कुछ पलों तक बोलने की कोशिश करने के बाद उनकी हिम्मत ने जवाब दे दिया। वह तेजी से सांस लेने लगे। तभी अनिका और इंस्पेक्टर अब्बास ने उन्हें सहारा देकर व्हील चेयर के बैकरेस्ट पर उनकी पीठ टिका दी। कुछ देर तक गहरी सांस लेने के बाद तारक फिर से डिसिल्वा की ओर देखने लगे। डिसिल्वा के माथे से ठंडा पसीना बहने लगा था। वह चाहते थे कि वह किसी भी तरह से कॉन्फ्रेंस रूम से दौड़ लगाकर बाहर निकल जाए, मगर वह किसी तरह अपने आप को संभाल कर वहीं खड़े तारक को देखते रहे। अर्जुन ने तारक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सर मैं जानता हूं कि आपको बोलने में काफ़ी तकलीफ हो रही है। सर यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वह सब हम एक कैमरा में रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप उस सवाल के बदले सिर्फ इशारा करके बताइएगा कि आपका जवाब क्या है। इसके बाद अर्जुन ने अपनी जगह से खड़े होते हुए पूछा, सर मुझे आप बताइए कि उस दिन कैलाश अधिकारी के इंटेरोगेशन रूम में जिसने आप पर गोली चलाई थी, क्या वह इस वक्त इस कमरे में मौजूद है? अर्जुन ने इस तरह का सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि उसे यकीन था कि जिस आदमी ने गोली चलाई थी वह इस वक्त कमरे में मौजूद नहीं था। कैलाश को अपने इंटेरोगेशन रूम में हिरासत में रखा गया था। मगर अचानक ही तारक के शरीर में हरकत होने लगी थी। उन्होंने अपना दाहिना हाथ धीरे धीरे डिसिल्वा की ओर उठाना शुरू किया। सभी लोग हैरानी से उनको देखने लगे। कुछ ही देर में सबको यकीन हो गया कि तारक यह कहना चाहते थे कि उन पर उस दिन जिस शख्स ने गोली चलाई थी वह डिसिल्वा था।
वह स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिस के लिए एक बहुत ही ईमानदार और काबिल ऑफिसर थे। लोगों ने उनके चर्चे कई सालों से सुन रखे थे, यहाँ तक कि खुद इंस्पेक्टर अब्बास उनके अंडर रहते हुए थे। यह बात सभी ऑफिसर बहुत अच्छी तरह से जानते थे। जब तारक ने डिसिल्वा की ओर इशारा किया तो मेहुल अपनी जगह से खड़े होकर आंखों में पानी और गुस्सा लिए डिसिल्वा की ओर कुछ देर तक देखता रहा। फिर अपनी गहरी आवाज में मेहुल ने डिसिल्वा के पास जाकर उन्हें अपने कॉलर से पकड़ते हुए पूछा, यह क्या कह रहे हैं पापा? तुमने मेरे पापा पर गोली चलाई थी, तुमने मेरे पापा को मारने की कोशिश की थी, और हम यहाँ सबके सामने तुम कह रहे हो कि तुम मेरे पापा के सच्चे हमदर्द हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डिसिल्वा, मैं अभी तुम्हारे शरीर से तुम्हारी जान बाहर निकाल दूंगा। जैसे ही मेहुल ने डिसिल्वा के ऊपर हमला किया, साथी ऑफिसर्स ने मेहुल को कसकर पकड़ लिया और उसे उनसे दूर ले गए। डिसिल्वा अपने डिफेंस में चीख चीख कर कहने लगे, अरे मैंने कुछ नहीं किया, अरे मैं क्यों मारूंगा ऑफिसर को? अरे उनकी हालत अभी बहुत नाजुक है और मुझे तो लगता है इस लड़की अनिका ने ही उन पर किसी किस्म का जादू चलाया है, इसलिए बिना सोचे समझे वह मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि उन्हें मेरे और कैलाश के अंदर का फर्क भी नहीं पता। जरा तुम लोग उनकी हालत तो देखो, क्या वह इस पोजीशन में हैं कि वह असली और नकली के बीच का फर्क पहचान सकें? लोगों को कहीं न कहीं यह बात भी सच लगने लगी थी। व्हीलचेयर पर बैठे तारक ने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, मुझे अनिका ने जो दवाई दी है वह सचमुच बहुत असरदार है। मेरे दिमाग की नसों में इतना नुकसान पहुंचने के बावजूद कुछ ही दिनों में उस दवाई की वजह से मेरे दिमाग में काफ़ी सुधार आया है। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वह अपने होशो आवाज़ में कह रहा हूँ। मुझ पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है। मुझ पर जो हमला किया गया था वह डिसिल्वा ने किया था। इस बार तारक की बात सुनकर स्पेशल डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। कुछ देर तक फिर खामोश रहने के बाद तारक ने धीमी आवाज में फिर से बोलने की कोशिश की, मगर तभी अर्जुन ने उनके सामने माइक रख दिया ताकि उनकी धीमी आवाज भी सभी को साफ सुनाई दे। उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जब तुम हॉस्पिटल में मुझ पर दोबारा हमला करने पहुंचे थे तब मैं बिल्कुल होश में था, मगर जब तुमने मुझे कैलाश के इंटेरोगेशन रूम में गोली मारी थी तब मैं खुद यह नहीं जानता था कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया था। तुम तो मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, मेरे साथ काफ़ी वक्त गुजारा है, तो फिर अचानक ही तुम्हें ऐसा क्या हो गया था कि तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की। मगर धीरे धीरे हर एक राज से पर्दा उठता गया और अब मैं अच्छी तरह से जान चुका हूँ कि तुम मेरी जान के दुश्मन क्यों हो। यह कहने के बाद वो फिर से धीमी और गहरी सांस लेने लगे। कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद हर ऑफिसर अब सिर्फ यही बात सुनना चाहता था कि आखिर डिसिल्वा जैसे आदमी ने ऐसा क्यों किया था। जिस इंसान को किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, आखिर उस इंसान ने इतने बुजुर्ग और नेक ऑफिसर के साथ इस तरह का सलूक क्यों किया था। कुछ देर बाद तारक ने फिर से माइक पर बोलना शुरू किया, डिसिल्वा ने यह सब कुछ सिर्फ पैसों के लिए किया है, उन पैसों के लिए जिस पर सबसे ज़्यादा हक इस देश के लोगों का था। वह पैसे जो कैलाश ने अंडरवर्ल्ड का डॉन बनकर कमाए थे, वह पैसे जो कैलाश अपने देश के लोगों तक पहुंचाना चाहता था। मगर यह बात ना कैलाश जानता था कि वह जिन पैसों से अपने देश के लोगों की मदद करना चाहता था वही पैसा मेरी जान का दुश्मन बन जाएगा। लोगों को अभी भी उनकी बात पूरी तरह समझ नहीं आ रही थी। तभी इंस्पेक्टर अब्बास ने अपने हाथ में पकड़ी हुई एक फाइल लोगों को दिखाते हुए कहा, यह देखो डिसिल्वा का कच्चा चिट्ठा। इनका एक बेटा यूरोप की एक बहुत महंगे शहर में पढ़ाई कर रहा है। उसकी पढ़ाई का खर्च, उसके रहने खाने पीने का खर्च हमारे डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर की तनख्वाह से किया नहीं जा सकता। मगर बात इतनी सी नहीं है, अभी कुछ ही वक्त पहले इनके शहजादे ने वहाँ कॉलेज आने जाने के लिए एक ऐसी कार खरीदी है जो हमारे देश के बड़े से बड़े बिजनेसमैन के लिए भी खरीदना एक सपने जैसा है। उस कार की कीमत है 25 करोड़ रुपए। जरा पूछिए डिसिल्वा से कि उनके पास इतने रुपए कहाँ से आए। आवाज़ की बात सुनते ही डिसिल्वा अपने साथी ऑफिसरों की आंखों में अपने लिए नफरत दिखने लगे थे। वह अटकती हुई आवाज़ में लोगों से कहने लगे, यह सब झूठ है, मेरे बेटे ने इतनी महंगी गाड़ी नहीं खरीदी। अरे वह तो खुद काम करता है, खुद ही अपने कॉलेज की फीस भरता है। मैं नहीं जानता कि इंस्पेक्टर अब्बास इस तरह की कहानियाँ क्यों बना रहे हैं। तभी माइक पर फिर से तारक की आवाज़ सुनाई देने लगी। उन्होंने कहा, यह कहानी इसलिए बनाई जा रही है
क्योंकि इस कहानी में सच छुपा है, वह सच जो तुमने दफन करने की कोशिश की थी। मेरे साथियों, 5 साल पहले जब मैंने रिटायरमेंट लिया तो मैं चाहता था कि मैं कैलाश को यह बता दूं कि मैं अब ड्यूटी से रिटायरमेंट ले रहा हूं। और आज के बाद एक अंडरवर्ल्ड कवर कॉप होने के नाते कैप्टन डिसिल्वा कैलाश से कांटेक्ट किया करेंगे। तारक के मुंह से जब यह बात निकली तब स्पेशल डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर इस बात को सुनकर हैरान रह गए कि जिस कैलाश को वह लोग अब तक हत्यारा समझ रहे थे वह उन्हीं के डिपार्टमेंट का एक स्पेशल ऑफिसर था। तारक ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, रिटायरमेंट लेने से कुछ ही दिनों पहले मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। उसी दौरान कैलाश के बारे में मैंने सब कुछ कैप्टन से कह दिया। किस तरह वह हमारे डिपार्टमेंट के लिए विदेश में रहकर ऑपरेट करता है, किस तरह से कमाया हुआ पैसा मुझे भेजकर देश के गरीब लोगों तक पहुंचाता है। मगर तभी डिसिल्वा की नज़र उन पैसों पर पड़ी। उन्होंने कैलाश को कभी नहीं बताया कि मैं रिटायर हो चुका हूँ। वो यही समझता रहा कि वह ईमेल के जरिए जिससे बातचीत करता रहा है वह तारक मजूमदार थे। कैलाश हमेशा ही की तरह करोड़ों रुपये देश के गरीब लोगों तक पहुंचाने के लिए डिसिल्वा को भेजता रहा, मगर वह पैसा देश के गरीब लोगों तक कभी नहीं पहुंचा। वह सारा पैसा डिसिल्वा ने अपने कब्जे में कर लिया और अब आगे की कहानी खुद डिसिल्वा अपने मुंह से सुनाएंगे। स्पेशल डिपार्टमेंट के सारे लोग हैरानी से डिसिल्वा की ओर देखने लगे। तभी डिसिल्वा ने अपनी जेब से अपनी पिस्तौल निकालकर अनिका की ओर तान दी।